शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई अक्सर हम आपको आपके चहीते फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के पास लेकर जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स की दुनिया में, कभी एक्टिंग की दुनिया में, कभी सियासत की दुनिया में, मगर आज मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊं जहां सिर्फ एहसास है, जहां सिर्फ मदद है, जहां सिर्फ वो जज्बा है कि दूसरों को मुश्किलात से निकाला जाए। तो आइए लेके चलती हूँ आपको उन लोगों के पास, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो कि वाकई रोडों पर निकले हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि चीज़ें शेयर करने से बढ़ती हैं, तो आज मदद करने का जज्बा और एहसास का जज्बा शेयर करते हैं और आपस में बढ़ाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटी? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक। थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हाजी हनीफ तैयब साहब, फिलांथ्रोपिस्ट, समाजी काम, सियासी काम, फलाही काम आपने जो है वो खूब किए माशाल्लाह से। हमने भी सोचा कि रमज़ान का महीना है और ये जज्बा जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपने जो जो काम किए हैं हमारे मुल्क के लिए, वो सब लोगों को बताने चाहिए। तो आप माशाल्लाह से प्रेसिडेंट भी रहे 5 दफ़ा ऑल वीमेन पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन। जी बिल्कुल। उसके अलावा यू बीन अ प्रोविंशियल मिनिस्टर एंड अ नेशनल असेंबली मिनिस्टर ऑल्सो। ओके माशाल्लाह। मैं आपके पास आई सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा ये कि ये जज्बा जब एक यंग लड़के में आता है तो किस तरह से आता है, वो सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो फलाही कामों में निकाल देता है। यानी जब आप यू वर इन पावर, तब आपने कायद आज़म के मज़ार के नीचे म्यूज़ियम बनाया। उसके अलावा धूल मट्टी उड़ती थी, मैंने कुछ सुना कि आपने वो भी चेंज करवाया, वहाँ का नक्शा, बाग़ कायद आज़म का नक्शा भी चेंज करवाया उस टाइम पर। तो ये सब उस टाइम पे आपकी उम्र भी ज़ाहिर है कम होगी, और इतना अरसा आपने ये सारे काम किए, तो कहाँ से आई ये चीज़? अम्मा अब्बा की तरफ से आई, या ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि अब मुझे लोगों की मदद करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। असल तो सारे फैसले कुदरत के होते हैं, वही इंसान के जहन में बात डालता है। तो अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने सोशल वर्क भी किया, तो उसकी इनफरादियत यह है कि दुनिया का कोई भी नाम रख लें, लेकिन जिस शख्सियत ने सबसे पहले इंसानियत की, जानवरों की, दरख्तों की, खल्क़ खुदा की खिदमत का हमें सबक दिया, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो इसलिए हमने नाम रखा अल-मुस्तफ़ा, और उसकी बरकतें ये देखी कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, सब नाम में मोहम्मद। तो हम जो भी प्रोजेक्ट उठाएं, इतनी जल्दी वो मुकम्मल होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से, और अल्लाह को भी नबी से प्यार है, इसलिए अल्लाह का करम हम पर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पूरे मुल्क में अपने नाम पर, मैं काउंसलर भी रहा, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा, फेडरल मिनिस्टर रहा, 3 मरतबा MNA रहा, लेकिन एक प्लॉट भी मैंने कभी अलॉट नहीं करवाया, बावजूद प्राइम मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर्स के, DG KDA के गवर्निंग बॉडी के मेंबर, सबके रिक्वेस्ट के बावजूद कभी नहीं लिया। लेकिन अल-मुस्तफ़ा के लिए मोहम्मद ख़ान जुनेजो को अल्लाह अजर दे, 10,000 गज़ का प्लॉट उन्होंने अल-मुस्तफ़ा को इस्लामाबाद में दिया। जब मैंने नहीं लिया तो मेरे पास चेयरमैन CDA को भेजा कि आप जाओ हाजी बाबा को समझाओ, ले लें तो अच्छा है। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, मैंने कह दिया एक मरतबा। बोला फिर उन्होंने ये कहा कि उनकी सोसाइटी अल-मुस्तफ़ा को बेहतरीन प्लॉट दे दें, तो प्लॉट दे दिया। अब हमारे जहन में ये मसला है, रमज़ान का मुबारक महीना है, कि इस पर हमें यतीम खाने 2 और हॉस्पिटल बनाना है, और उनके बेहतरीन स्कूलिंग का इंतज़ाम भी करना है। इंग्लिश वीडियो पढ़ाएंगे, और इतना अच्छा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह कि वो पढ़ कर बाद में इस मुल्क को रूल करेंगे, उस मुल्क को गाइड करेंगे और चलाएंगे। अच्छा, बड़ी मिनिस्ट्रीज़ की बातें हो रही हैं, पोस्ट्स की बातें, आप अलग अलग पोस्ट पर रहे, और ये सब बातें हो रही हैं। घर में अपनी फैमिली लाइफ के बारे में हमें थोड़ा बताएं। घर में कौन कौन होता है, किस तरह की आपकी ज़िंदगी रहती है, रमज़ान के दिनों में कैसे दिन गुजारते हैं? नहीं, मतलब ये कि काम 12-14 घंटे बैठ कर या लेट कर टेलीफोन पे इस रमज़ान में भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा असल सवाल आपका घर का था कि घर का सुकून न हो तो सोशल वर्कर सुकून से सोशल वर्क कर नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मुझे जो सुकून घर में अपनी अहलिया की सूरत में
अपने बेटे की सूरत में, अपनी बहू की सूरत में, अपनी बच्चियों की सूरत में, और ये मेरे 3 दामाद मौजूद हैं। इन सब की तरफ से जो कोऑपरेशन और शफ़क़त मोहब्बत नसीब हुई है, उससे आदमी का हौसला बुलंद रहता है और वो काम कर सकता है। आपके बच्चों ने पढ़ाई की, कितना पढ़ा? अब ये सवाल तो रिलेटेड इनसे इसलिए ज़्यादा है, अच्छे पढ़े लिखे, एक 2 बेटियों ने तो आलिमा का कोर्स भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा, लेकिन अब ज़ाहिर फैमिली लाइफ गुजार रही हैं। पढ़ाई पे फोकस रहा हमेशा बच्चों हमेशा हमेशा। का। अच्छा, शादी के बारे में अपना बताइए थोड़ा कि किस तरह हुई? अम्मा अब्बा ने कराई? अम्मा ने कराई। अब्बा जान का इंतकाल जब मैं 9th में था ना, तो 9th में उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के 2-3 साल पहले उनको फालिज भी हो गया था। और जब चूँकि फालिज था तो मेरे 2 ही काम थे, स्कूल जाना और स्कूल से आकर जो भी हकीम साहब तेल वगैरह देते थे वो वालिद साहब को मालिश कराना, और सारी जिम्मेदारी उस अरसे के दौरान घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने माँ बाप की खिदमत कराई तो उसका ये सिला है कि मैंने खाना काबा के अंदर जाकर 55 मिनट गुस्ल दिया है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाकर आधे घंटे हाज़िरी दी है। तो ये सब माँ बाप की दुआएं हैं और ये समाजी काम और इंसानियत की खिदमत का अल्लाह ने दुनिया में ये दिखाया सब। अच्छा, मगर कहते हैं कि जी मर्द जो है वो अपनी बीवियों से डरते हैं, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना बन जाए, तो ऐसा है क्या? इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि इसको लोगों ने एक दूसरे टोन में बना लिया है। असल में इस्लाम ने और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से फरमाया कि हम सब में अच्छा वो है जो अपने अहल के साथ अच्छा है, नबी ने फरमाया। और फिर फरमाया कि तुम सब में मैं अपनी अहल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। खाने का शौक़ है आपको? खाने का शौक़ बहुत था, निहारी बहुत खाई, नली डलवा कर भी खाई। रोज़े में निहारी की बात हो रही है ये, लेकिन ईमान हमारा मजबूत है, पूरा मजबूत है। हाँ। ईमान की मजबूती पे भी एक बात सुनाऊंगा, 100 और ईमान मजबूत हो जाएगा। निहारी में वो मगज़ डाल कर भी बहुत खाया, पाए का भी बहुत शौक़ था। छोटे पाए काफ़ी मजबूत है और बड़े पाए तो ज़ाहिर असल पाए का टेस्ट तो बड़े में ही है। क्या हो रहा है अच्छा, फिर ज़ाहिर है कि अब जो है वो अब जिस एज में है, मैं 33rd ईयर मेरा शुरू हो गया शुगर में। हाँ। तो आइसक्रीम लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मेरे लिए डाइट आती है। कभी ऐसे चोरी करते हैं आप आइसक्रीम मीठा खाने की? वो असल में कोऑपरेशन इतना है कि मेरे लिए अलग मंगवा लिया जाता है। जैसे इफ्तार में बैठेंगे ना, अगर सबके लिए फालूदा बना है तो मेरा डाइट फालूदा बना होगा तो नौबत नहीं आती। तो शुगर में जो लोग मुश्किल में मुब्तला होते हैं उनसे कहता हूँ, समझाता हूँ कि जब डाइट की शक्ल में डाइट शरबत भी मौजूद है तो फिर क्या ज़रूरत क्या है कि हम आदमी चोरी करे या अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाए। आपके बेटे भी आ गए हैं, उनको भी बुला लेते हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, इतनी मज़े की बातें हो रही हैं। कैसे हैं आप? तो अब हाजी साहब के साहबजादे अहमद रज़ा तैयब ने हमें ज्वाइन किया है। आपके अब्बा से खूब मज़े की बातें चल रही थी, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में। मैं तो उसके बारे में पढ़ रही थी, इट्स इन 21 अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, पाकिस्तान के अलावा। जी, अल मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी जहाँ जहाँ ऐसी कैलेमिटीज़ आती हैं, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे अभी सीरिया में जो कुछ चल रहा था, बर्मा में जो कुछ हुआ, तो ऐसे मौक़ों पे फ़लस्तीन के अंदर इस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक में अल मुस्तफ़ा जो है डिज़ास्टर रिलीफ़ का और लोगों को फूड एड का, मेडिकल एड पहुँचाने का जो है वो काम करती है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, 35 क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, 15 के करीब स्कूल्स काम कर रहे हैं, ऑर्फनेज है हमारा, 2 ओल्ड एज होम्स हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और इसके अलावा भी जैसे कोरोना का सिलसिला चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें पूरे पाकिस्तान में हमारा ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप खुद भी फील्ड्स पर जाते हैं, भी आज आपने गुलशन की तरफ जाना था, तो आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, डर नहीं लगता? घर में नहीं कहते बेटा नहीं निकलो ज़्यादा बाहर, इतने लोगों में नहीं जाओ, राशन नहीं बांटो? नहीं, ज़ाहिर है कि कोशिश करते हैं काम की, जो वक्त की ज़रूरत है लोगों की वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह ताला बचाने वाला है, कोशिश हम ज़रूर करते हैं, प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग आ रहे हैं या जिनके पास हम जा रहे हैं उनकी भी कोशिश करते हैं कि उनको
तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी हमने इनके लिए जो आसानी घर वाले डरते हैं, बेगम कभी कहती हैं कि नहीं नहीं इतना नहीं निकलो बाहर, पूरी दुनिया घर में बैठी है, आप कहाँ राशन देने जा रहे हो बाहर? नहीं, जाहिर है आपका कि थोड़ा बेटा भी है बहुत माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है, मैंने सुना। जी बेटी मेरी हाफिज़ कुरान बेटी है? बेटा अभी बन रहा है। ओके, तो घर वाले अब आदी हो गए, उनको पता है इनको बोलने का फ़ायदा नहीं। अक्सर ऐसा लोग कहते हैं, हमने आपको देखा है कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी और अपनी कम्युनिटी से बाहर भी लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अव्वल तो उसको बनाया कराची में और कायम पूरे पाकिस्तान और तमाम सूबों में है, तो ये एक मैसेज का जवाब नंबर 1। नंबर 2, हमारा सेंटर मलीर में है, खोखरापार में है, औरंगी में है, कोरंगी में है, सुरजानी में है, लियाकताबाद में है, तो यहाँ कौन मेहमान वहाँ रहता है? बिल्कुल। इंसानों में कौन कौन सी बोली बोलता है, कौन सा किस सूबे का है, क्या ज़बान बोलता है, क्या अक़ीदे का है, ऐसा देखने की कोई इजाज़त नहीं है। हमें इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करनी है। भाई जाते जाते जो है वो एक और शख्सियत से आपको मिलवाती चलूँ, हाजी साहब के दामाद यहाँ पर मौजूद हैं, आप इंट्रोडक्शन करवाइए। मोहम्मद नबील कादरी मेरे बड़े दामाद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ससुर कैसे हैं ये? ससुर तो माशाल्लाह हाँ? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डांट पड़ी है कभी इनसे? नहीं, कभी बाप जैसा रवैया अख्तियार किया हर किसी के साथ। जब आपके घर आते तो क्या फरमाइश करते, ये पकाओ मेरे लिए? ज़्यादातर तो चाय की फरमाइश करते हैं। हाँ, चाय के शौकीन हैं। और आपके दामाद आपसे क्या फरमाइश करते, क्या एहतमाम क्या होता है दामादों के लिए यहाँ पे ईद वाले दिन? दामादों के लिए बच्ची अपनी वालदा के साथ बैठकर प्रोग्राम बना लेती है। ये क्या करना है? ये तो है वैसे। मुज़ाहरे का आइटम हर मरतबा चेंज भी होने चाहिए। हाँ, सही तो बात। ये लोग इनका लेकिन एक शुक्र है। स्पेशलिटी होती है ना, हर घर की एक स्पेशल चीज़ होती है, जिसके बगैर इफ्तार पूरी नहीं होती, जिसके बगैर सहर पूरी नहीं होती। तो आपके घर की ऐसी क्या खास चीज़ है? आपके घर की क्या है? मेमनों की बिरयानी। बिरयानी। थैंक यू सो मच। जनाब, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि आज हम एक मिशन पे निकले हैं। आज हम उन सब से मिलेंगे जो कि फ्रंट फुट पर आकर लोगों की मदद कर रहे हैं इन हालात में। पहले आपको हाजी साहब से मिलवाया और देखा कि वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, और अब आपको लेके आई हूँ एक अहम जगह पर। अल खिदमत के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, अल खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन। दे हैव बिन वर्किंग सिंस मोर देन 3 decades नाउ, और माशाल्लाह से अब भी मैंने सुना है कि मोर देन 1 बिलियन लोगों को राशन पहुँचा चुके हैं। तो हमने सोचा कि इनके पास भी आया जाए, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की मदद, और किस तरह से उन लोगों की मदद हो रही है जो कि मदद मांगना नहीं चाहते। तो आइए आपको मिलवाती हूँ एक की मेंबर से अल खिदमत फाउंडेशन के। हम मौजूद हैं यहाँ इनके राशन मरकज़ पर, और आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एहतमाम किया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। और थके लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सुबह से लेकर हिसाब किताब चल रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इस तरह के सेंटर्स भी हैं, पब्लिक से कांटेक्ट भी। अब ज़ाहिर है सारी एहतियातें भी उसको भी पूरा करना पड़ता है। इसी तरह मैं थोड़े टाइम पहले जो है वो फैसल ईदी साहब से मिली थी, फिर उसके बाद एकदम से पता चला कि उनको कोरोना हो गया। तो वैसे बड़ी खतरनाक बात बता रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप किस तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं? घर वालों को डर नहीं लगता? घर वाले नहीं कहते कि थोड़ा ज़रा? नहीं, असल में देखें, जब से ये कोरोना का मामला आया ना, तो ज़ाहिर है सबके लिए ही बहुत ख़तरनाक है, और हम सबको अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। लेकिन ये सबको फेस करना है। अगर सारे लोग घर बैठ जाएंगे तो लोगों की खिदमत कौन करेगा, काम कौन करेगा? तो रिस्क तो लेना पड़ता है, दुनिया में कोई भी काम करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा, अल खिदमत से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, और मैं चाह रही थी कि लोगों को भी पता चले उनके बारे में। यानी जैसे कि आप लोगों ने सैनिटाइज़ की मस्जिदें, चर्चेज़ भी किए, कुछ बताएंगे इनके बारे में? देखें, जो हमने ये काम शुरू किया ना, अच्छा, अब ज़ाहिर है इस दफ़ा जो है ना ये चीज़ बहुत नुमाया हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोगों को पता चला कि जमात इस्लामी जो है वो चर्चिज़ को भी स्प्रे कर रही है, मंदिर भी, वहाँ राशन भी दे रहे हैं, गुरुद्वारे में। और बल्कि हमारे पास तो यानी कोई जगह ऐसी नहीं है, हम पुलिस स्टेशन में हम गए हैं, कारोबारी इदारों के अंदर हम गए हैं, और हमने तो जहाँ जा सकते थे वहाँ जाकर, कोर्ट में जाकर हमने जो है वहाँ डिसइंफेक्शन के लिए काम किया। इसी तरह आपने देखा कि हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, यानी गवर्नमेंट की चीज़ें नहीं पहुंची, हमने पहले जाकर उनको पीपीज़ देना शुरू किया, और जो उनको जो है जो सेफ गार्ड्स हो सकते थे वो सब किए। और इसी तरह आप देखें ये राशन की मद में भी फिर पका पकाया खाना।
अलखिदमत की और दूसरी NGOs में एक फ़र्क है। बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक एडवांटेज हासिल है कि जमात इस्लामी के जितने वर्कर हैं ना वो सब इस वक्त रज़ाकार बन गए अलखिदमत के, तो ग्रास रूट लेवल पर मौजूद है। तो हमें आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है और ये जांचना भी आसान होता है कि कौन मुस्तहिक़ है और कौन नहीं। जैसे अभी कल परसों जो है मुझसे कोई मांगने आया तो मैंने ऐसे ही उसको जो है वो 100 रुपये निकाल के दिया, तो उसने मुझे कहा बाजी मैं दर्जी हूँ, मेरी दुकान है हैदरी में, मेरी दुकान है और मेरी दुकान बंद हुई है, मेरे पास नहीं है। उसका छोटा सा बच्चा था, वो पहली दफ़ा जो है वो घर से बाहर निकला तो उसको कुछ नहीं समझ में आया था, भी मांग रहा था। तो बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करें कि आप लोग भी जितनी, मैं तो ये कह रही थी कि जिस तरह घर में हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते मगर हमने संभाल के रखी हुई हैं, वो भी डोनेट कर दें। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आप लोगों ने काम किया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ना, ये इस तरह का तबका है जिसको लोग वैसे भी बिलुमूम ज़रा अच्छा नहीं समझते। बदकिस्मती से चूँकि पूरा माहौल ऐसा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया से भी उस तरह मगर से, है तो वो एक लिविंग थिंग ही ना, एक इंसान है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो एक दायरे के अंदर रहते हुए किसी सोसाइटी की, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो भाई वो उनका पूरा हक है कि उनको तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर वो कोई खराबी पैदा करते हैं तो उनकी खराबी दूर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। खराबी तो नॉर्मल लोग भी पैदा करते हैं, तो इसलिए जो है वो उनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार ये कोई और लोग हैं। इसीलिए आपने देखा खुद इस सेंटर से हमारे बाज़ साथी गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर जहाँ जहाँ वो लोग रहते थे उनके साथ बात की और वो बड़े हैरान रह गए कि यार कोई हमें भी पूछने के लिए आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जा सकते थे वहाँ जाने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, NGO या सियासी जमात या कोई हम जैसे लोग जितना काम भी कर लें, हम स्टेट का बदल नहीं हो सकते। अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या प्लान है। अब तो 1 बिलियन लोगों से ज़ायद को आपने राशन पहुंचा दिया, अब आगे क्या आपने सोचा है, क्या आपके गोल्स हैं? नहीं, हमारे गोल्स यही है कि देखें अभी ईद रमज़ान है, इस रमज़ान के पैकेजेस भी लोगों को दे रहे हैं और ईद के गिफ्ट भी बना के बच्चों के लिए ज़ाहिर है खुशी होती है और ज़रूरत भी होती है। बाज़ घर ऐसे होते हैं, बाज़ क्या, देखें हम तो चूँकि मॉल्स में जाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा रश नज़र आता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रश नज़र आता है, लेकिन आबादी हमारी बहुत है। 3 करोड़ लोगों में अगर रेस्टोरेंट भी भरे हुए हों और मॉल्स भी भरे हुए हों तो भी जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वहाँ का रुख भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, आम हालात के अंदर भी। तो बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जिनके कपड़े सिर्फ ईद बकरीद पे बनते हैं, बल्कि बकरीद पे नहीं, सिर्फ ईद पे बनते हैं। बहुत सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं। तो ये सिर्फ कोरोना का मसला नहीं है, कोरोना के अलावा भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम उन लोगों तक कोई गिफ्ट पहुंचा सकें तो हमें इसको मैनेज करना चाहिए, तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कोरोना वायरस जो है ये पूरी दुनिया में आया है और हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन्स चल रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। जमाते इस्लामी का क्या रद्द अमल है उसमें? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं ना कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कब तक आप करेंगे इस काम। प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इसमें नरमी होनी चाहिए और कारोबार खुलना चाहिए तो वो ठीक कहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मसला ये है कि ये बात उन्होंने उस वक्त भी कही जब उनकी खुद 2 हुकूमतों ने लॉकडाउन किया। तो जब आप कहते हैं ना तो कम से कम आपका सिंध पे बस नहीं चलता तो पंजाब और KP पे तो चलता था ना। तो फिर अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपने किया था तो फिर फैसिलिटेशन उस तरह की होनी चाहिए थी कि जो नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद मैं फेवर करता हूँ इस बात को कि जब वो ये कहते हैं कि वाकई अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया, हमें नरमी करनी होगी। लेकिन हो ये रहा है कि जब मीटिंग होती है तो ये चारों सूबों के वज़राए आला और ये सब मिलकर एक जैसी बातें शुरू करते हैं और जब मीटिंग ख़त्म होती है तो अलग अलग बात शुरू कर देते हैं। एक SOP बनाकर वफाक को भेजता है, वफाक हुक्मनामा देकर सिंध को भेजता है, फिर कहता है 18वीं तरमीम है। मैं सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि फिर आपके पास क्या सलूशन है इस मसले को हल करने का? मगर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्या होना चाहिए? नरमी होनी चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए, SOP डेवलप करके कारोबार खुलना चाहिए। देखें, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे, सिस्टमाइज़ नहीं करेंगे चीज़ों को, तो उसके नतीजे में कोरोना ज़्यादा फैलेगा। अगर आप SOP डेवलप करके सिस्टमाइज़ कर देंगे तो इसके नतीजे में आप कंट्रोल कर सकेंगे और लोगों का मसला भी हल कर सकेंगे। तो मेरी सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट भी है, मुतालबा भी है कि अब वो बहुत हो गया है, अब आप आइए और इस मसले को रिजॉल्व करने की तरफ जाइए। आप ग्रेजुअली कर दें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दें, शेड्यूलिंग कर दें, 3 दिन ये कारोबार होगा, 2 दिन ये होगा, आप ये कर दें, 6-6 घंटे के 3 स्टेप बना दें, आप रात में खोल दें, आप ग्रॉसरी स्टोर्स को 24 घंटे खोलें, रश छट जाएगा। मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें हमने पूरी वर्किंग की हुई है इसके ऊपर। मैं आपको अनफॉर्चुनेटली एक बात बताऊं, अफसोस की बात है, सिंध हुकूमत 12 साल से बराह रास्त डायरेक्ट हुकूमत कर रही है और 50 साल से इनकी हुकूमत आती चली जा रही है। इनके पास इस वक्त कराची में मौजूद और सिंध में मौजूद फॉर्मल और इनफॉर्मल लेबर का डेटा नहीं है। आप पूछेंगे ये क्या होता है, इसलिए कि ये तो हमें पता ही नहीं है मजदूर क्या करते हैं। एक फॉर्मल लेबर वो होता है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, मुख्तलिफ जगहों पे काम करता है, रजिस्टर्ड होता है SECI के साथ और वो मुख्तलिफ इदारों के साथ, UBI के साथ। इनफॉर्मल वो होता है कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं होता, वो ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम कर रहा होता है। अभी जब लोगों को निकाला गया
तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी जब, और उनसे कहा कि तो लेबर मिनिस्टर को नहीं पता था कि ये डेटा क्या है, उनको नहीं मालूम था कि कितने लोग निकाले गए, और उनको नहीं पता था कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लेबर मौजूद हैं। जिस हुकूमत को ये ना पता हो कि इसकी लेबर कितनी है, वो फैसिलिटेट क्या करेगी? और फिर वो एक, मैं गारंटी से कहता हूँ उनको नहीं पता कि तंदूर कितने तंदूर हैं कराची में, मुझे पता है, हमने मेहनत की है। तंदूर और छोटे होटल मिला के बता रहा हूँ, हाँ। ये है तकरीबन 4.5 और 11, ये 15,500 तंदूर छोटे रेस्टोरेंट और होटल हैं इस शहर के अंदर। 45,000 ग्रोसरी की छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। चलो, आई एम गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन, है ना, मैं आप देंगे हम आपको, और हम हुकूमत को भी देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास डेटा नहीं है, ये मेहनत करनी पड़ती है। चलिए सुन ली है सारी बातें, देखते हैं कितनी समझ में आती है कितनी नहीं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस मुश्किल वक्त से निकाले। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और मैं आपके तवज्जुह से अहले खैर से भी कहता हूँ कि दिल खोलिए और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए और एहतियात दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं जहाँ मौजूद हूँ उस इलाके का नाम है अंचोली, कराची में, और जैसे कि हम ऐसे इदारों के पास ऐसे लोगों से आज आप लोगों को मिलवा रहे हैं जो कि फ्रंट फुट पर निकल कर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सबकी, तो इनमें जो है वो एक और फलाही इदारे का नाम जो है वो JDC है, जिसके हम लोग हाउस पर मौजूद हैं, ये उनका मरकज़ है। तो आइए चल के देखते हैं कि JDC में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आइए आप लोगों को वहाँ पर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से काम हो रहा है। कम विद, खैरियत, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। जनाब, अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि JDC के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम ज़फ़र अब्बास है। मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ों पर हम बात तो कर रहे हैं, मगर जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं वो क्या खा पी रहे हैं, उनका खाना कहाँ से आ रहा है, ये सब बातें भी आप लोगों को भी बताती हूँ और मैं भी खुद जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि एक्सपो सेंटर में जो मरीज़ हैं, जो क्वारंटीन में रह रहे हैं, और उसके अलावा भी जगह जगह जो मरीज़ हैं क्वारंटीन सेंटर्स में, वो क्या खा पी रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ 2 बड़े क्वारंटीन सेंटर हैं, एक तो सखर में है लेबर स्क्वायर में, और दूसरा कराची एक्सपो सेंटर में। दोनों में खाना जो है JDC की तरफ से जा रहा है और इंतहाई बेहतरीन खाना जा रहा है। हम उनके लिए उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे डॉक्टर हजरात बोल रहे हैं कि इनको कोयले के ऊपर बना हुआ या बगैर तेल घी वाला खाना, तो हम उनको बारबेक्यू भी दे रहे हैं। और बल्कि आज एक्सपो सेंटर कराची में उन मरीज़ों के लिए जो सहरी गई है वो हमने शुतुरमुर्ग काटे हैं पंजाब से। शुतुरमुर्ग क्यों? शुतुरमुर्ग इसलिए कि हम पिछले सालों में दस्तरखान जो लगाते थे यहाँ नुमाइश औरंगी, उसमें 40,000 लोग एक दिन में सहरी करते थे, तो उसमें हमने लोगों को देखा कि लोगों की ख्वाहिश थी, हम वो तमाम डिशेस खिलाते हैं जो मिडिल क्लास और गरीब लोग जिनसे महरूम हैं, हम वो तमाम चीज़ों को खिलाते हैं। क्योंकि एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तबकाती तफरीक इतनी ज़्यादा है कि कोई भी शख्स या कोई एक फैमिली जो मिडिल क्लास या गरीब है, उसके घर की औरतें तसव्वुर नहीं कर सकती किसी बड़े जगह जाने का। तसव्वुर मतलब मैं अगर ये बोलूँगा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो हर दूसरे दिन 5 स्टार होटल जा रही है बूफे करने, या साल में एक बार, तो भी मैं यकीन नहीं करूँगा, मुमकिन ही नहीं है। कैसे कर सकती है? 2800 रुपये का खाना खा सकते हैं वो, उसके 8 लोग अगर जाएंगे तो बिल कौन भरेगा? 45,000 रुपये। तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो वो तसव्वुर नहीं कर सकते वो हम रोड पर बैठा दें। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा? किसका खर्चा हो रहा है? मुखैर हज़रात दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं। हम डेली एक सेट की तस्वीर लगा देते हैं, आज इन सेट की तरफ से है 40,000 लोगों की सहरी। सेट मुझसे कह रहा है इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाना तो कैन वाली, अच्छा, ताकि जब वो ढक्कन खोले उसका बच्चा तो उसको वो आवाज़ तो आए जो कैन खुलने में आती है। कितनी महरूमियाँ हैं, देखिए महरूमी बहुत ज़्यादा है। मैं और आप तो शायद जानते होंगे कि ये पिज़्ज़ा कौन सा है, ये बर्गर किसका है, ये फ़लानी डील है, फ़लानी मील है। लोगों को कुछ नहीं मालूम, लोग परेशान है कि 150 रुपये की निहारी कैसे खरीदें। चलिए, ये तो कोरोना के अफेक्टीज़ की बात हो गई, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड है, उनके बारे में क्या देखा आपने वहाँ? देखिए, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जो लोग अंदर हैं और मुतासिर हैं वो इसी टेंशन में कि मेरे बच्चे क्या खा रहे होंगे, मेरी फैमिली क्या खा रही होगी, उनके राशन का क्या बनेगा, घर का किराया क्या होगा, स्कूल के वाउचर आ चुके होंगे, वैन वाले के वाउचर आ चुके होंगे, गैस का बिल आ चुका होगा, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ। फिर जिनसे उधार कर्जा लिया हुआ है वो, या देखें गरीब लोगों का महाना जो दुकान राशन होता है वो दुकान से खाते पे चलता है कि 1 महीने का क्लियर करो, अगले महीने का राशन ले लो। जब पिछले महीनों का ही क्लियर नहीं हो तो राशन कौन देगा? और जो मुश्किल इस वक्त चल रही है हमारे शहर में, सब कुछ बंद है। कोई दिहाड़ीदार आदमी जो है कुछ नहीं कर सकता, लोगों के दस्तरखान खाली हैं। ईद की तैयारियां, क्या खा ईद की तैयारी करेंगे? गरीब अपने बच्चे को कपड़े दिलाता कब था? सिर्फ ईद पे नहीं दिला सकता। या स्कूल का यूनिफॉर्म दिलाता था जब बच्चे की हाइट बढ़ जाती थी, या बच्चे के पाँव बढ़ जाते थे, या जूते के नीचे सुराख हो जाता था तो स्कूल का जूता। आज वो ईद के कपड़े भी नहीं दिला सकता। इस पोजीशन पे खड़े हो गए हैं लोग। महरूमियों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम क्या कर सकते हैं? हम उनके घर पे राशन पहुंचा रहे हैं। पिछले साल हमने 4 लाख सूट बांटे थे ईद पे, अभी तो हम वो भी अपील नहीं कर सकते। किससे अपील करें? रोटी ज़्यादा ज़रूरी है, कपड़ा। लोग बढ़ चढ़ के डोनेट कर रहे हैं, लोग भी परेशान हैं। बड़े बड़े कारोबारी लोग हज़ारों लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। जहांगीर क्यों मरा? कोरंगी का लड़का, लांडी का, फ्यूचर कॉलोनी,
उसको अभी आज उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए। उसकी कंपनी से उसको फ़ोन आया कि आना मत आइंदा। हमने सबको निकाल दिया। 25 साल का जवान था, 3 बच्चे थे, गली कोने में बैठा रोता रहा। उसके दोस्तों ने पूछा क्या हो गया? बोला नौकरी से निकाल दिया, 6,000 रुपये घर का किराया, बच्चों का दूध, पैम्पर, खाना पीना कैसे करूँगा? पहले ही 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। लोगों ने दिलासा दिया उसको, लोग अपने घर चले गए इफ्तारी करने। जब लोग वापस आए वहीं गिरा हुआ था, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया। अब बात यह है कि उसकी बीवी अपने शौहर के लिए वे कर्जे उतारे, उसकी बीवी अपने बच्चों के लिए दूध ढूंढे, या उसकी बीवी अपने मरने वाले शौहर का पुरसा ले लोगों से। उसकी बीवी को इतना भी राइट नहीं है कि जिस शौहर के साथ उसने 5-7 साल गुजारे उसके लिए रो ले, नहीं रो सकती। जाओ बच्चों के खाने का इंतजाम करो। तो इतनी मुश्किल सूरत वाली क्या करें? मैं उनके घर गया, मैंने जाके 1 साल के खाने के पैसे तो दे दिए, लेकिन ये हर घर की कहानी है। कहीं कोई मुसीबत है, कहीं कोई मुसीबत है। कोई घर वर में नहीं जा रहा है, कौन मर जाएंगे घर में, किसके पास जाएंगे? पूरा घर फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। बाप, भाई, बहन, बीवी सब फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद है। अगर ऐसे चलता रहा जैसे अभी चल रहा है तो अगले 15-20 दिनों में या 1 महीने में, 1.5 महीने में क्या देखते? अब तक 60 डेज हो गए मुझे इस काम करते हुए। सक्खर का पूरा क्वारंटाइन सेंटर चला रहा हूँ खाने का, एक्सपो सेंटर चला रहा हूँ पूरा, 3 दस्तरखान चला रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट मुझे सहरी नहीं देने दे रही। अगर सहरी देने दे तो मैं बात मना कर दिया कि 10 बजे के बाद सहरी कोई नहीं बांटेगा। दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी रोड पर जेडीसी कराती थी, दुनिया की सबसे बड़ी। 40,000 लोग जामिया बनूरिया के मुफ्ती नईम साहब विजिट कर रहे हैं, तमाम मसालिक के उलमा आ रहे हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग आ रहे हैं। इतनी बड़ी सहरी तो दुनिया में कहीं हुई नहीं है अवामी। 12 लाख अफराद का राशन जा चुका है यहाँ से अब तक 60 डेज में। कितने लाख अफराद का? 12 लाख। 12 लाख अफराद का राशन। पर डे कितने लोगों को आप लोग खाना पहुँचा? हमारे पास अगर बोरों में बात करूँ, 42,000 बोरों का राशन आएगा तो 42,000 बोरे निकाले जाएंगे। मेरे पास जितना भी आटा उतरता है मैं सेम डे ख़त्म करता हूँ। मैं उस पैसे को अपने अकाउंट में नहीं रख सकता, गुनाह है। लोगों के बच्चे भूखे सो रहे हैं। किस तबके की बात करेंगे आप? मिडिल क्लास की रुसवा हो गई है, लोअर मिडिल की जलील भी हो गई है। अब कौन से तबके रह गए हैं? तबके क्या, ये तो बस यही है तबके। और अमीर को क्या फर्क पड़ा? अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अमीर को जितना लॉस हुआ है उसके बाद इतना ज्यादा पैसा है वो सब कवर कर लेगा। गरीब भूखा है, गरीब ने तसव्वुर नहीं किया था कि हम खाली पेट रोजा रखेंगे। अमीर जिसके पास इतना पैसा है वो क्या निकाल रहा है पैसा? पता नहीं क्यों डरे, मैं किससे डरे मुझे नहीं मालूम। अगर वफाक और सूबे की लड़ाई खत्म हो जाए तो शायद मुखैर आज़ाद आगे बढ़े। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है ये कब तक लड़ेंगे, इनकी लड़ाई क्यों हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। आज अगर ये फलाही इदारे नहीं होते, अल खिदमत, ईदी, फलाना, जितने इदारे, तो ये आवाम घरों में सो रही होती है। इतनी खतरनाक सूरत है हाल के अंदर। अगर हम आज भी एक पेज पे नहीं आते तो ये कौम माफ़ तो किसी को नहीं करेगी, ये पक्की बात है। और आप जो लोगों की भूख का ख्याल नहीं कर रहे, लोग नोट सब कर रहे हैं। कौन इस वक्त खुशहाल है? आप मुझसे किसकी बात करेंगे? कौन सी किस इदारे की बात करेंगे जिसको हमने राशन नहीं दिया है? आप सिटी कोर्ट बार से शुरू करिए, हमने किसी को मना किया ही नहीं है। कैसे मना कर दूं मैं? हर बंदा एक कहानी लेकर आ रहा है। मेरे बच्चों ने 2 दिन से नहीं खाया, मेरे बच्चों ने 3 दिन से नहीं खाया, हम माँ बाप आधी रोटी खा रहे हैं। और जैनवन खुदा की कसम लोग इस मुल्क में इस हाल पे पहुंच गए इस लॉकडाउन की वजह से, लोअर मिडिल क्लास तबका, कि वाकईन वो अफ्तार पानी से कर रहे हैं और उनको नहीं मालूम कि अगले दिन की सहरी का उनके घर में क्या असबाब होगा। क्या करें? भीख मांगे। वालिद मुंह पे कपड़ा बांध के भीख मांगने निकल जाए। बच्चे अपनी माओ से बोल रहे हैं अम्मी फलाने के घर में आज आटा बटेगा, खबर लेकर आया हूँ। कौन बोल रहा है? मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा। अम्मी मुझे सब जानते हैं, मैं हेलमेट पहन के बाइक पे बैठा रहूँगा, आप लाइन में लग जाइएगा बुर्का पहन के। खुदा ये वक्त किसी को ना दिखाए कि एक पतीली जो चूल्हे पे सजी होती थी आज औरतें हाथ में लेकर जा रही हैं, इसमें बिरयानी दे दें भाई, इसमें कौरमा दे दें। ये मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, फ़कीरों की नहीं कर रहा। मैं थर गया, मैं थर में बहुत काम कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। आप यकीन जानिए, जिन गाँव के अंदर 12-12 झोंपड़ियाँ थी ना, जब हमारी गाड़ी वहाँ रुकी हम दंग रह गए कि 12 झोंपड़ी के अलावा 1200 औरतें कैसे आ गई। उनको मालूम कैसे हुआ कि हम राशन बांटने आए? तो मालूम हुआ जहाँ जहाँ से गाड़ी चलती आ रही है वो सब देखती आ रही थी पैदल औरतें। हमने सबको दिया। अभी काछों में राशन बांट के आ रहा हूँ। अभी हमारा राशन, हमने कराची के मंदिरों को अपना सेंटर बना दिया कि लोड बहुत ज़्यादा है। मुझे तो नहीं मालूम था कराची में कई हज़ार चर्च हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ हर मसीह आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, हमारी ईद है, हमारे घर में फाका है, हमारी ईद है, हमारी ईद। मैंने उनकी ईद अच्छी करा दी। मैंने तकरीबन 4-4 हज़ार बुरे दिए हैं दोनों में। ये जो आपने कहा कि 10 बजे के बाद सहरी नहीं बांटने दे रहे, इसके अलावा कोई बुनियादी मुश्किलात आपको पेश आए? देखिए बेतहाशा मुश्किलात आ रही हैं। आप क्या समझ लीजिए, जिस वक्त मेरे ट्रक आते हैं सिंध से, कोई 1-2 ट्रक आता है, लाखों केजी में परचेजिंग हो रही है। मैं आपको आए दिखाऊँ, आपको विजिट कराऊँ किस तरह पैकिंग हो रही है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
चीज़ है, हमने सिंध गवर्नमेंट से मांगा था हमें कि नेशनल स्टेडियम दिया जाए, हम डेली आपको 1200 ट्रक भर के राशन देंगे रोज़ाना, लेकिन हमें सिर्फ ये 2 छोटे स्कूल दिए गए। लेकिन खुदा का शुक्र है हमने यहाँ से भी लाखों बोरे राशन बांट दिया, मिलियंस में जाने वाले मिलियंस अफराद का राशन यहाँ से तकरीबन जा चुका है। आए देखिए, इस स्कूल का नाम है चौधरी रहमत अली। आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, उसके बाद कितनी स्पीड में दोबारा पैक हो रहा है। डेली यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ निकल रही हैं, सैकड़ों मुख्तलिफ जगहों पे, कोई किसी से उसकी ज़बान, नाम, मजहब कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। अच्छा, जिस तरह ये भरा हुआ है, ऐसी तमाम क्लासेस राशन से भरी हुई हैं। अब नेक्स्ट क्या आपने बताना है? नेक्स्ट देखिए, ये स्कूल हो गया, इसके बराबर में दूसरा इब्राहिम अली भाई है, मैं आपको दिखाऊं। इसकी भी क्लासें भरी हुई हैं, इसकी छत भरी हुई है। तो जगह आप खाली देख रही है ना, ये सब गाड़ियाँ निकल चुकी हैं अभी, तो अभी पैक हो रहा है दोबारा। ये ट्रक उतरा है अभी दाल का, इसके अलावा और ट्रक आ रहे हैं, चावल, दाल, चीनी, तेल। जिस तरह उस स्कूल की सारी क्लासें भरी हुई हैं, ऐसे इस स्कूल की सारी क्लासें, छत, सब कुछ भरा हुआ है राशन से, और ये रोज़ाना खाली हो रहा है, रोज़ाना भर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे और हम सबको इस मुश्किल वक्त से निकाले। थैंक यू सो मच ज़फ़र फॉर गिविंग मी योर टाइम। जनाब, आज आप लोगों को जगह जगह लेकर गई और ख़ुद भी गई और बहुत करीब से देखा कि क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है मैं कराची के कुछ चंद इलाकों में गई हूँ, लेकिन पूरे मुल्क में जो है वो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा लोगों का, किस तरह से खा पी रहे होंगे। रमज़ान के महीने में हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के लॉकडाउन्स होंगे, इस तरह लोग जो है वो नौकरियों से, अपने बिज़नेस से काम धो बैठेंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब मैं सुनती हूँ कि कोई अपनी औलाद को खाना नहीं खिला पा रहा या अपने बच्चे का दूध नहीं कर पा रहा अरेंज, या कोई किराया नहीं दे पा रहा, या फिर कोई इस वजह से मर गया कि उसके बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, उसकी बीवी को खाना नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला हमें सब चीज़ों से जल्दी निकाले। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बढ़ चढ़ के मदद करें, और जितने भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं और इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ होता है। मुश्किल वक्त है, इससे सब साथ में निकलेंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।